हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। तो आज चलिए अब हम लोग योजना पढ़ लेते हैं। ये अप्रैल मंथ की है। तो मीम आपकी बीच में जो है डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि प्रीलिम्स से पहले 2 महीने की आप लोग क्या ही पढ़ोगे, है ना। तो इसलिए भी मैं भी छोड़ दी थी अप्रैल की। लेकिन मुझे लगा कि आप जैसे कि आप लोग की प्रीलिम्स एक्सटेंड हो गई है और ये भी नहीं पता है कि अब कब होगी, तो अगस्त, जुलाई अगस्त से पहले तो होने से रही। तो इसलिए यहाँ पे अगर अप्रैल मई जून एटलीस्ट 3 मंथ की आप लोग अगर योजना मैगजीन को अगर फॉलो करते हो तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अप्रैल मंथ की तो योजना मैगजीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। आपकी पॉलिटी यहाँ पे रिवाइज होने वाली है और बहुत ही अच्छी आर्टिकल है, जिसमें कि आपकी जितनी भी पूरी पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की है ना, वो पूरी पॉलिटी को यहाँ पे 50 पेजेस में रख दिया गया है। मैं बस इतनी ही बोलूँगी। एक बार आप लोग भी अपने से गो थ्रू हो लीजिएगा, काफ़ी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। इवन करेंट अफेयर्स के साथ यहाँ पे सारी टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं इसको पढ़ी तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ डेफिनेटली मुझे इसे शेयर करना चाहिए। लेकिन इसलिए मैं आप लोग से थोड़ा पोल करवा ली कि पता नहीं आप लोग चाहोगे कि नहीं चाहोगे, क्योंकि ज़्यादा फोकस अभी रिवीजन पे है आप लोग का। लेकिन रिवीजन के साथ साथ आप लोग जो है ना आंसर राइटिंग पे भी आ जाइए। और सेकंड थिंग यही है कि अब आप लोग जो पहले जैसे तैयारी कर रहे थे ना, इट मीन्स कि आंसर राइटिंग को देखते हुए और सारी चीज़ों को कवर करते हुए, ऑप्शनल को देखते हुए, तो वो सारी चीज़ें फिर से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी तक पता नहीं चला है ना कि प्रीलिम्स कब तक होने वाली है। तो इसलिए भी मैं ऐसा कह रही हूँ, ठीक है। खैर कोई नहीं, चलिए आते हैं। और प्रीवियस मंथ की जितनी भी आप लोग को अगर लेसन चाहिए तो सब कुछ आप लोग को बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट में आकर मिल जाएगी। एक अलग से प्लेलिस्ट है आपकी योजना मंथ, योजना करके मैं उसको प्लेलिस्ट बनाई हूँ, जिसमें कि आप लोग को हर एक मंथ की जो मैगजीन होती है ना, एक पार्ट होती है, 2 पार्ट होती है, जितनी पार्ट होती है वो आपको वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको क्रिस्प वे पे सारी नॉलेज मिल जाती है और एकदम हटके यहाँ पे आपकी स्टोरीज़ होती है। जितनी भी डेटाज, जितनी भी स्टोरीज़, जितनी भी सारी चीज़ें होती है ना, आप लोग उसको फ्री फ्रेंडली आप लोग अपने आंसर राइटिंग में ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे में तो बहुत हेल्प करती है इस तरीके की मैगजीन। तो इसलिए मैं यहाँ पे कवर कराती हूँ। चलिए कोई ना, बहुत हो गई बात। अब यहाँ पे आप लोग को काफ़ी चीज़ें पता भी चलेगी। अगर आप लोग एम लक्ष्मीकांत को इसी फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कुछ यहाँ पे गेन कर लिया। लेकिन काफ़ी बच्चे होते हैं जो एम लक्ष्मीकांत के साथ डीडी बासु भी फॉलो करके चलते हैं। तो डीडी बासु पे जो कॉन्स्टिट्यूशन की फैक्ट्स एंड फिगर है वो आपको वहाँ से मिल जाती है। सेकंड थिंग है कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, 11th और 12th की एक एनसीईआरटी है, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन करके ही वो बुक की नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन ही आई थिंक सो, 11th क्लास की, काफ़ी अच्छी है, पतली सी है, ज़्यादा मोटी भी नहीं, छोटी सी पतली सी है। तो वो बुक भी काफ़ी अच्छी है। अगर वो सारी चीज़ें पढ़ रखे हो ना, तो आपका यहाँ पे सिर्फ रिवीजन होने वाला है। लेकिन अगर सिर्फ आप लोग ने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें न्यू पता चलेगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। द हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी कंट्री है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगी। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, जैसे हमारी है। कुछ कंट्री में ऐसी है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, बस बोल दिया गया है कि हाँ ये 7 आर्टिकल्स है, ये 10 आर्टिकल्स है, इसके ऊपर हम लोग जो है पूरे कंट्री को चलाने वाले हैं। पूरे कंट्री के जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इससे डिफाइंड होगी। तो ओरली भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कुछ के कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे है जो कि काफ़ी रिजिड है, एक बार बन गई तो हर साल तक वही, इवन आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग क्या करते हैं अपने संविधान में कि टाइम टू टाइम हम लोग इसको अमेंड करते हैं। मॉडर्न टाइम्स जैसा आज की डेट में हम लोग को चीज़ें ज़रूरत है, उस हिसाब से हम लोग पहले की प्रोविजंस को तुरंत अमेंड करके आज के हिसाब से बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन आपको ऐसे भी दिखने को मिलेंगे जो कि एक बार बन गया ना, पत्थर की लकीर, एक बार लिख गई तो उसको दोबारा कोई नहीं चेंज कर सकता। तो ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलरली, यहाँ सिर्फ हम लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के ही बारे में बात करेंगे। और हाँ, सबसे पहली चीज़ कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये अप्रैल मंथ में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरी आर्टिकल क्यों है, इसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि अगर आप लोग को याद आ रहा है कि 14th अप्रैल हम लोग किनका यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सोचिए। तो बिल्कुल सही है, ये B.R. अम्बेडकर जी है, जिनका बर्थडे हम लोग 14 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसीलिए इनका ही दिया सब कुछ जो किया हुआ है, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन थे। तो इन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। इनका बचपन से यही सपना था कि ये जब बड़े होंगे और जब एक किताब लिखेंगे तो उसमें सबको समान का हकदार देंगे। क्योंकि बचपन से ही ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेट सहे हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी सोसाइटी में देखे, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ ये फील भी किए हैं जो कि सारे अदर्स कम्युनिटी को तो मिल रहा है बट इनको नहीं मिलता था, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे। तो काफ़ी मतभेद हुआ इनके साथ, काफ़ी ज़्यादा ये दुख से भी और बहुत ही गरीबी स्थिति से ये आगे भी बढ़े
लिए हैं। ठीक है, आप इनकी जर्नी देखोगे, आप इनकी किताबें पढ़ोगे तो काफ़ी मोटिवेट होगे। इनके कंपैरिजन में हम लोग तो बहुत ज़्यादा संपन्न हो गए आज की डेट में, लेकिन ये जिस तरीके से अपनी परवरिश लेते हुए आगे बढ़े हैं और आज की डेट में हमारे एक संविधान लिख दिया। हम लोग तो एक बुक नहीं पढ़ पाते, लेकिन सोचिए एक ऐसा इंसान जिसने हमारे कंट्री का रूल रेगुलेशन लिख कर चले गए, तो सोचिए वो कैसे होंगे, है कि नहीं। तो इन्हीं की बर्थडे थी इस बार, और 130th बर्थडे इस बार सेलिब्रेट किया गया है 14 अप्रैल को। तो इसलिए अप्रैल मंथ में जो है इसको कंट्रीब्यूट देने के लिए योजना मैगजीन ने इस बार कॉन्स्टिट्यूशन पे यहाँ पे फोकस करी है। ठीक है, तो हैंड रिटेन अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इट मीन्स कि हाथों से लिखा गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग देखोगे कि काफ़ी सुंदर तरीके से भी लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे दोनों देखने को मिलेगा। एक तो हैंड रिटेन यानी कि हाथों से लिखा गया है, ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं से प्रिंट कराया है, ऐसा नहीं है कि किसी टाइप सेट से कराया यानी कि टाइपिंग वगैरह से करा के निकाले, वैसा भी नहीं है, ये एकदम हाथों से लिखा गया है। साथ ही यहाँ पे कैलीग्राफ्ट भी है। कैलीग्राफ्ट कहने का मतलब क्या होता है, इंग्लिश कैलीग्राफी, हिंदी कैलीग्राफी। लिखते तो हर कोई है, लेकिन कोई कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि शब्दों को बहुत ही सुंदर तरीके से लिखते हैं, उनका अपना एक स्टाइल होता है। जैसे ए को इस तरीके से लिख दिए, अब ए हम लोग बचपन से लिखना ऐसे समझते हैं, लेकिन ये ए हो गया, जी आप लिखोगे तो बिल्कुल इस तरीके से कुछ ऐसा होता है, डिज़ाइन होता है ना, इसको हम लोग कैलीग्राफी कहते हैं। इससे ये कन्वर्ट हो गया और सिंपल जी से जो है ये कन्वर्ट हो गया, तो ये कैलीग्राफी है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से भी लिखा गया है, ऐसा नहीं कि बस लिख दिया गया, कैलीग्राफ भी किया गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि नाम याद रखना है कि कौन से आर्टिस्ट है जिनके द्वारा ये लिखा गया है। तो जो आर्टिस्ट है जिनके द्वारा ये हैंडक्राफ्ट किया गया है वो है शांति निकेतन, और किसके गाइडेंस, तो गाइडेंस पूरा दिया गया था ये आचार्य नंदलाल बोस के द्वारा। और कौन कौन यहाँ पे है जो कि यहाँ पे डिज़ाइन दिए हैं, यानी कि सुंदर तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है, तो ये है प्रेम बिहारी नरेन रजाडा। तो ये आप लोग को याद रखना है, प्रेम बिहारी नरेन रजाडा। ओके, तो ये इनका नाम है जिनके द्वारा कैलीग्राफी की गई है, और ये शक्ति निकेतन है जिनके द्वारा ये लिखा गया है। ये दो नाम है। अब ओरिजिनल कॉपी की बात करें हम लोग अपने संविधान की, तो ये कहाँ रखा गया है। एक तो ओरिजिनल कॉपी हो गई ना जहाँ पे रखा गया, तो पार्लियामेंट में रखी गई, और पार्लियामेंट की भी लाइब्रेरी में रखी गई। और लाइब्रेरी में भी सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक स्पेशल हीलियम फिल्ड केसेस है, यानी कि एक ऐसा केस बनाया गया है जिसमें कि हीलियम रखा गया है, और इसके अंदर इस बुक को रखा गया है हमारे संविधान को। क्योंकि ये जो है ना काफ़ी अरसों से रखा गया, 70 साल हो चुके हैं हमारे इंडिपेंडेंस के, इसके पहले ये आपकी तैयार हो गई थी बन के। तो इसको इस तरीके से रखा गया है कि सालों सालों तक जो है ना ये संविधान खराब ना हो, ये किताबें खराब नहीं हो। क्योंकि पुरानी किताबों में आप लोग देखते हो कि डस्ट लग जाती है, उनकी जो पेजेस की कलर है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है, थोड़ी येलोइश थोड़ी ब्राउनिश टाइप की हो जाती है। तो हमारे संविधान की पेजेस ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग जो है इस तरीके के केसेस में रखे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पार्ट में आप देखोगे ना तो एक फेजेस से स्टार्ट है, कोई फेज़ है या फिर कोई सीन है। अब सीन कैसा है, तो सीन हमारे इंडिया की जो नेशनल हिस्ट्री है उससे लिया गया है। स्टार्टिंग में आप लोग देखोगे कि हर एक पार्ट में जो भी पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारे यहाँ टोटल 22 पार्ट्स है। तो हर एक पार्ट की जो स्टार्टिंग है ना, हम लोग ओरिजिनल बुक की बात कर रहे हैं, तो ओरिजिनल बुक में जो ये स्टार्ट किया गया था काफ़ी सुंदर तरीके से एक पार्ट को स्टार्ट किया गया है, एक सुंदर पिक्चर्स के साथ, एक सीन के साथ, जो कि हमारे पुराने समय में चलती थी, इंडिया की नेशनल एक्सपीरियंस थी, उस तरीके के सीन के साथ स्टार्ट किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सीन्स भी है, डिफरेंट पिक्चर्स भी है, जैसे कि मोहनजोदारो जो इंडस वैली की है, वैदिक पीरियड के टाइम का, गुप्ता एंड मौर्यन एम्पायर्स है, मुगल एरिया है वो भी नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के। तो ये सारी जो है ना इनकी जो पिक्चर्स है वो यहाँ पे दर्शाया जाता है हर एक पार्ट्स को स्टार्ट करते हुए। तो इस तरीके का आप लोग देखने को मिलेगा कि हमारे संविधान का ही कुछ पेजेस है जो कि यहाँ पे लिया गया है। अब पार्ट थर्ड क्या है, पार्ट थर्ड हमारी फंडामेंटल राइट है। तो देखिए पार्ट थर्ड में कितने खूबसूरत तरीके से लिखा गया है और कितनी शानदार यहाँ पे आपकी जो है पिक्चर्स दिखाई जा रही है। तो हर का जो है ये आपको जो दिखाया जा रहा है ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का ही ये पार्ट है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का जो है आपकी फिगर्स है। अब यहाँ पे देखिए ये पार्ट 13 की है, तो पार्ट 13 में कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपका फिगर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग देख रहे हैं। अब हमारी जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, सबसे लॉन्गेस्ट संविधान है वर्ल्ड की, सबसे लेंथीएस्ट संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो आर्टिकल है ना 395 तो ये ओरिजिनल के बारे में बताई जा रही है, लेकिन आज के डेट में आप देखोगे तो 445 से भी ज़्यादा आर्टिकल हो चुकी है। 22 पार्ट्स है और 12 स्केड्यूल है। तो 22 पार्ट्स नहीं, अब 25 पार्ट्स तक भी आ चुकी है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा 12 स्केड्यूल तो 12 स्केड्यूल है। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये तो बेसिक चीज़ थी जो मैं बताई आपको हमारे संविधान के बारे में, जो कि फैक्ट्स एंड फिगर है। क्या पता इस बार यूपीएस अब योजना में जो चीज़ें आ जाती है, क्योंकि योजना क्या है कि आपकी ऑथेंटिक डेटा होती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट के द्वारा योजना से बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका पूछ लिया जाता है। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर पे ध्यान दीजिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि अपनी ओपिनियन देते हैं, या फिर उनको जो करेक्शंस करना होता है योजना मैगजीन में, वो और क्या चाहते हैं कि किस तरीके से योजना मैगजीन्स और ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए फ्रूटफुल हो, तो वो सारी चीज़ें अपनी आइडियाज़ ओपिनियन शेयर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे वी द पीपल। कहाँ पे आपको दिखता है वी द पीपल? ये वी द पीपल वाला जो फंडा है ना, ये हम लोग देखते हैं कहाँ पे? प्रियम्बल में। जैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पलटोगे, पहली पेजेस पलटोगे, आपको प्रियम्बल देखने को मिलेगा। प्रियम्बल भी जो हमारी स्टार्ट होती है वी द पीपल, यानी कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो ये डिनोट किया गया है ये हमारे लोगों के लिए है, यानी कि पूरे संविधान में जो हम जैसे इंडियंस हैं हमारे लोगों को ये डिनोट करती है। तो यहीं पे ये बताया जा रहा है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे जो हर एक साल सेलिब्रेट करते हैं वो 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार जो 70 साल हमारी पूरी हुई थी 2019 में, तो इसको हम लोग जो है ना यहाँ पे ये दिखाए थे कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को जो अडॉप्ट किए थे उसकी 70 साल पूरी हो गई थी 2019 में। अब 14 अप्रैल को तो 130 इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, ये बता दिए। लेकिन इस बार क्या है, इस बार नहीं, पूरे अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कुछ कोर प्रिंसिपल देखने को मिलेंगे। पूरे संविधान में हम लोगों के लिए, यानी कि जो एक कॉमन मैन है उनके लिए क्या राइट है, सरकार के लिए क्या राइट है, और हर एक लोगों को इंडियन सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोर प्रिंसिपल देखने अपने संविधान की, तो संविधान हमारी जो बात करती है वो करती है जस्टिस के बारे में। किसी के साथ भी यहाँ पे इनजस्टिस नहीं सहा जाएगा, चाहे यहाँ हमारे यहाँ की मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाओं हो, कोई भी हो, किसी के अगेंस्ट में यहाँ पे इनजस्टिस नहीं सहा जाएगा। जस्टिस सबको मिलेगी। अगर किसी के साथ भी गलत हो रहा है तो उनके साथ सही करना ज़रूरी है। लिबर्टी है, हर एक तरीके की आपको स्वतंत्रता है। साथ ही इक्वालिटी है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, तो ये भी भेदभाव नहीं करना है। साथ ही यहाँ पे सिटीजन्स को इसके साथ साथ यहाँ यानी कि इतना ज़्यादा जो छूट दिया गया, इसके साथ साथ आपको सिटीजन्स को रिमाइंड किया जाता है कि उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। इट मीन्स कि अगर हम लोग को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम लोग को कुछ राइट्स भी मिली है, तो उस राइट्स में हमारा एक ड्यूटी भी है कि हम लोग अपने देश की कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। और कुछ ड्यूटीज़ है जो कि हमारा कर्तव्य बनता है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग और सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि हम लोग को क्या पे बैक करना है। तो हम लोग को यूनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करके रखना है। उसी के साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी रखी गई है जिसको हम लोग डीपीएसपी कहते हैं। तो डीपीएसपी भी दिया गया है, और वो किसके लिए है, तो डीपीएसपी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट्स के लिए है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक गाइडिंग लाइट है, वो भी हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए पूरी तरीके से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी ऐसा नहीं है कि टू रिजिड है या फिर टू फ्लेक्सिबल है, ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है। रिजिड कहने का मतलब है कि आप लोग यहाँ पे अमेंडमेंट ही नहीं कर सको, कोई भी आर्टिकल जो है ना टस से मस नहीं हो सकती। और ना ही टू फ्लेक्सिबल है, यानी कि इतना भी आसान नहीं है कि आप लोग आराम से कोई भी प्रोविजंस को, कोई भी आर्टिकल को अमेंडमेंट कर दो। तो इतना भी आराम नहीं है और इतना भी कठिन नहीं है। तो हमारे यहाँ जो आर्टिकल्स को अमेंड किया जाता है उसके लिए एक अलग आर्टिकल रखा गया है, यानी कि पूरी तरीके से आर्टिकल आपको पढ़ना पड़ेगा 368, जिसमें कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। यानी कि अगर हमारे संविधान की किसी भी आर्टिकल को आपको यहाँ पे अगर अमेंडमेंट करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिटीजन, तो इसमें क्या है ना कि आप लोग को यहाँ पे डिफरेंट तरीके दिए गए हैं, कि इतना आसान नहीं है। और प्रोविज़न है कि अगर आप लोग को किसी भी चीज़ में अगर अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए भी आपका यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। क्राइटेरिया कैसा है, कोई ऐसे प्रोविजंस भी है कि आप लोग सिंपल मेजोरिटी के साथ उसको अमेंड कर सकते हो, कुछ ऐसे प्रोविजन भी है जहाँ पे आपको स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत है, कुछ ऐसे भी है जहाँ पे आप लोग को एब्सोल्यूट मेजोरिटी की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके का भी प्रोविज़न रखा गया है। इट मीन्स कहने का मतलब यही हो गया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ना ही ज़्यादा रिजिड है ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अब यहाँ पे 100+ अमेंडमेंट तो हो ही चुके हैं, हम लोग 70 साल में देखे कि 100+ अमेंडमेंट हुए हैं। वहीं पे अगर हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप लोग इंपॉर्टेंट पार्ट देखोगे तो क्या है, सबसे पहले प्रियम्बल है। क्योंकि प्रियम्बल क्या है ना, एक इंडेक्स है। जैसे आप लोग कोई भी बुक उठाते हो, लक्ष्मीकांति उठाते हो, तो उसमें जो इंडेक्स होती है, इंडेक्स में आप लोग देखते हो कि हर एक चीज़ आपका शॉर्ट में है कि कौन कौन सी टॉपिक कौन कौन से पेज में है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो वही चीज़ हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें कि 444 से ज़्यादा आर्टिकल है, 12 शेड्यूल है, 25 पार्ट है, इसको अगर एक पेज में समझाना है तो ये समझाया जाता है हमारे प्रियम्बल में। उसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है,
ये हम लोग को पढ़ना पड़ता है फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले जानिए कि आपको, अगर आप इंडिया के सिटीजन्स हो तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या राइट्स है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो या ना करो, ये तो सेकेंडरी चीज़ हो गई। प्राइमरी चीज़ तो यही है कि हर एक लोगों को अपनी राइट पता होना चाहिए। राइट नहीं पता होता है तभी बहुत सारे लोग जो है ना हमारे कंट्री में भी रह के वो बहुत सारी चीज़ों से अवगत नहीं हो पाते हैं, यानी कि उनको अवेयर नहीं होती है चीज़ों की। उसके बाद अगर आप लोग फंडामेंटल राइट को समझ रहे हो तो आपके पास कुछ ड्यूटी भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको राइट 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 दिया गया है, आपको कुछ कर्तव्य करने के लिए भी कहा जा रहा है। आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अगर इस देश में रह रहे हो तो आपको भी यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्यूटी तो आपको परफॉर्म करना होगा। इसके साथ अगर आप लोगों को कुछ जानना है तो डीपीएसपी, डीपीएसपी क्या है कि सरकार को बताया जा रहा है कि उनको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है, कुछ सिद्धांत दिया गया है जिनके ऊपर वो काम करेंगे। कैसे अपने राज्य को चलाएंगे, कैसे अपनी सोसाइटी को यहाँ पे मेंटेन कर पाएंगे, कैसे सॉवर्निटी को मेंटेन करेंगे, कैसे हारमोनी लेकर आएंगे सोसाइटी के बीच में, लोगों की बातों को कैसे सुनना है, हर एक तख्ते के लोगों को किस तरीके से उनको सारी प्रिविलेजेस प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी चीज़ें भी डीपीएसपी में दिया गया है। तो इतना तो बेसिक चीज़ है। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स को समझ ली, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, डीपीएसपी को और प्रियम्बल को अगर आपने कमांड कर ली ना, तो आप समझिए कि 70% जो है आपने कॉन्स्टिट्यूशन पे कमांड कर ली। ठीक है। तो अगर हम लोग छोटे से शब्दों में समझे कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या क्या डिक्लेयर किया गया है, तो प्रियम्बल में ये पता चलता है ना कि हमारी कंट्री सॉवरिन है। सॉवरिन कहने का मतलब है कि हम लोग एकदम से अपने ऊपर इंडिपेंडेंट है। हम लोग को कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि हम लोग दूसरे कंट्री से पूछ के कोई भी डिसीजन ले। हम लोग स्वतंत्र है कि हम लोग जो चाहते हैं हम लोग वो कर सकते हैं। हम लोग को किसी भी चीज़ में, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो या फिर अपनी पर्सनल कोई भी सिक्योरिटी हो या फिर इंटीग्रिटी की बात हो या किसी भी पर्पज़ की बात हो, हम लोग अपने से ही यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। सोशलिस्ट की बात है कि बिल्कुल सोसाइटी में एकजुट होकर रहते हैं। सेकुलर की बात है कि हमारे यहाँ जो है ना, एक तो इतने सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं, तो हम लोग हर एक किसी भी रिलीजन को यहाँ पे सुप्रीम नहीं कहते हैं। हमारे लिए जैसे लोग, सारे लोग बराबर है, वैसे ही सारे धर्म बराबर है और सबको यहाँ पे हम लोग खुल के एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो लोग को पूरी तरीके से फ्रीडम है, सारे लोग को फ्रीडम है कि आप जिस धर्म को अपनाना चाहते हो अपनाओ, लेकिन सारे धर्म का मालिक एक है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट कहने का मतलब है कि हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट है, जितने भी जगह है, सारे लोगों की यहाँ पे अच्छे तरीके से उनको बेसिक नीड्स मिलना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो सरकार अगर हमारे ऊपर बनाया गया तो सरकार को इसलिए बनाया गया है कि वो अपने नीचे जितने भी लोग हैं, उनके एरिया में जितने भी लोग हैं ना, उनका वो देखभाल करे, उनको वेलफेयर स्टेट बनाए। यानी कि वेलफेयर स्टेट कहने का मतलब है कि वेलफेयर जितनी भी आपकी स्कीम्स है, जितनी भी योजनाएं है, वो लोगों तक पहुँचाए और उनको बेसिक एमिनिटीज़ जो है, रोटी कपड़ा मकान, वो सबको यहाँ पे प्रोवाइड करे। साथ ही यहाँ पे सारे लोगों को जस्टिस देना है, लिबर्टी देना है, इक्वालिटी देना है और साथ ही लोगों को ये सारी चीज़ें तो देनी ही है, लेकिन लोगों के बीच में फ्रैटर्निटी होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए और लोगों की जो इंडिविजुअली की जो डिग्निटी है, यानी कि जो सम्मान है, उसको भी मेंटेन करना है और इसके साथ साथ हमारे नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी बना के रखना है। तो ये तो बात हो गई हमारे प्रियम्बल की। इसके साथ जो है ना राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक साथ है, दोनों को आप लोग अलग नहीं कर सकते हो। जैसे ही हम लोग को फंडामेंटल राइट्स मिला है, वैसे ही हमारी ड्यूटीज़ भी है कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशंस को मेंटेन करना है। साथ ही इसके आइडियल और इंस्टीट्यूशंस की जो भी है इसमें, उसको रिस्पेक्ट करनी है। नोबल आइडियाज़ को भी, जो भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की है, उनको फॉलो करनी है। कुछ प्रैक्टिसेस भी है जिसके थ्रू हम लोग विमेन की जो डिग्निटी है, महिलाओं का जो सम्मान है, उसको भी यहाँ पे मेंटेन करना है। और जो हमारी रिच हेरिटेज है, हमारे कल्चर की सभ्यता जिससे हम लोग अपनी शो कर पाते हैं, उसकी वैल्यू को और वैल्यू को मानना है, वैल्यू माननी है और प्रिजर्व करके रखनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है यहाँ पे राइट्स में और ड्यूटीज़ में बताई जाती है। रूल ऑफ लॉ की बात करें तो रूल ऑफ लॉ को भी यहाँ पे सिविलाइजेशन वैल्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी कहा जा रहा है और काफ़ी सालों से ये कहा जाता है। इंडिया में आप देखोगे तो काफ़ी वैल्यू है सच्चाई की और फेथ की। तो सच्चाई और फेथ किस में? जस्टिस में। और जस्टिस जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंस्पायर करती है। तो जस्टिस जो है ये जो कहते हैं ना, मूल मंत्र है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये जस्टिस है। और जस्टिस किससे डिराइव होती है? तो रूल ऑफ लॉ से। कानून है, कानून के तहत ही आपको जस्टिस मिल पाएगा। आपने किसी की मर्डर करके आ गए, तो जब तक हमारे कानून नहीं है, कानून ये तय करता है कि अगर कोई इंसान दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, चाकू भोंक रहे हैं या फिर गोली मार रहे हैं, तो इसके लिए हर एक तरीके का अलग अलग आपके पास प्रोविजन है, अलग अलग तरीके का आपको यहाँ पे दंड दिया जाएगा। तो ये किससे डिराइव होता है? ये हमारे रूल ऑफ लॉ से डिराइव होती है। उसके बाद अगर हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट की बात करें, जो कि हमारे BR अम्बेडकर है, उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अ मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ व्हीकल ऑफ लाइफ। ये हमारी जो है पूरी ज़िंदगी की गड्डी है और इट्स स्पिरिट इज़ ऑल्सो ऑलवेज अ स्पिरिट ऑफ एज। यानी कि इनकी जो स्पिरिट है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है ना, वो हर एक एज में वो स्पिरिट बने रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, दैट्स द स्पिरिट, यानी कि अंदर से वो बात आती है कि हाँ बस
यही है। और कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू है वो हर एक साल जो है ना, इसकी वैल्यू वैसी ही होनी चाहिए, कभी भी इसकी वैल्यू घटनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, बातें की जा रही है सेफगार्डिंग ह्यूमन राइट्स। चलिए, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, अगर मैं इसको भी बोलूँ ना तो ये भी हमारे लिए सेकेंडरी चीज़ है। कैसे सेकेंडरी चीज़ है? अगर आप किसी कंट्री में रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, तो आपको कहा जाता है इंडियन सिटीजन, क्योंकि आप लोग इंडिया में रह रहे हो, आप इंडियन सिटीजन्स कहलाते हो। तो इंडियन सिटीजन्स होने के नाते, सिटीजन्स तो आप फिर भी बाद में आ गए, इसके पहले आप हो क्या? आप एक इंसान हो, ह्यूमन बींग हो। ह्यूमन बींग से भी आप पहले क्या हो? इंडिविजुअल हो, आप अकेले एक इंसान हो। ठीक है, अब आप इस धरती में आए हो, आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्या रोटी इम्पॉर्टेंट है, कपड़ा इम्पॉर्टेंट है, घर इम्पॉर्टेंट है? नहीं, ये सारी चीज़ भी आपके लिए सेकेंडरी हो गई। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आपके लिए राइट्स, हक, कि आपका क्या हक है इस धरती में आके, इस इंडिया जैसे इंडिया जैसे कंट्री में अगर आप रह रहे हो, तो आपको बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते आपको क्या क्या राइट दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स तो बहुत ही लिमिट है। फंडामेंटल राइट्स तो ये कहा गया है कि आप इंडिया में रह रहे हो ना, तो आपको बस इतने ही राइट्स दिया गया है। लेकिन इसके ऊपर भी हमारी ह्यूमन बीइंग आती है, कि जिसको हम लोग कहते हैं इंसानियत। तो इंसानियत के नाते हमें क्या हक दिया गया है, ये सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखोगे, कोई भी डेवलपमेंट, जितनी भी डेवलपमेंट किसी भी कंट्री में होती है, चाहे हमारे इंडिया ही में क्यों ना कोई भी डेवलपमेंट हो रही है, वो तब तक सस्टेनेबल नहीं माना जाता जब तक हम लोग लोगों की ह्यूमन राइट्स को डिग्निटी नहीं देते, ह्यूमन राइट्स को ऑनर नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। ठीक है, कोई भी डेवलपमेंट कर लो, बड़े बड़े पुल बना लो, या फिर आपका जो टनल होता है वो बना लो, या फिर ब्रिज बना लो, बड़े एयरपोर्ट बना लो, कुछ भी बना लीजिए, वो कभी भी आपका नहीं सक्सेस होगा जब तक आपकी कंट्री में रहने वाले लोगों की अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते, ऑनर नहीं करते हो। ह्यूमन राइट्स क्या है? ह्यूमन राइट्स एक राइट है जो कि यहाँ पे हर एक ह्यूमन बींग को पोजेस किया जाता है, हर एक ह्यूमन बींग को दिया जाता है। ये नहीं देखना है कि उनकी नेशनलिटी क्या है, उनका रेस क्या है, वो किस रिलीजन से आते हैं, वो फीमेल है या मेल है, बस वो इंसान है ना, तो इंसान के नाते उनको क्या हक देना चाहिए, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है कि बहुत सारी आपको ऑप्शन दी जाएगी, 4 ऑप्शन दी जाती है, और पूछा जाता है कि ये क्या है, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल राइट है? ये 3 में बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये है क्या। ठीक है, आइए तीनों को पहले समझ ही लेते हैं। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट तो बहुत ही डिफाइंड किया गया है, लिमिटेड भी है, बहुत ही लिमिटेड है। ये तो आप रट्टा मार लोगे जब आप लोग आर्टिकल 12 से 35 पढ़ोगे, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगी कि आपके पास क्या क्या फंडामेंटल राइट है। और ये फंडामेंटल राइट इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप इंडियन के सिटीजन्स हो। ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है ना, एलियंस वगैरह को भी दिया गया है, इट मीन्स कि जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं उनको भी दिया गया, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड है, हमसे भी कम दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कुछ ऐसे राइट्स भी है ना जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में डिफाइन नहीं किया गया है, तो उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कह देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, यानी कि फंडामेंटल राइट के अलावा भी ऐसी बहुत सारी राइट है जो कि आपके संविधान के थ्रू आपको दिया गया है। अब फंडामेंटल राइट में आपको क्या क्या राइट दिया रहता है कि आप जो है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको पढ़ने की स्वतंत्रता है, आपको कोई भी एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी जा सकते हो, इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और आपको रिलीजन अपनाने की भी स्वतंत्रता है, बहुत सारी स्वतंत्रता है जो कि यहाँ पे आपकी लिमिटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो राइट दिया गया है वो है राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस जो कि आपकी आर्टिकल 326 में मेंशन्ड है कि नहीं? तो वोट देने का अधिकार हमारा क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन राइट हो गया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आई थिंक 2017 में भी पूछी गई है कि कौन सी ये आर्टिकल के कौन सी राइट के अंदर आती है। अब इससे भी अच्छी एक एग्जाम्पल है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारी फंडामेंटल राइट थी, ठीक है, लेकिन यहाँ से हटाकर जो है ये रख दिया गया आर्टिकल 300A के अंदर। तो ये अब जो है राइट टू प्रॉपर्टी, आपको अपने प्रॉपर्टी बनाने का अधिकार है, रखने का अधिकार है, सेव करके रखने का अधिकार है। तो ये सारी अधिकार जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये डिराइव्ड होती है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहले आता है ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट की जो वैरायटी है, ह्यूमन राइट का जो यहाँ पे आपका इसमें क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा वाइड है, ये बहुत बड़ी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या है इसमें। इसके बाद आप लोग देखोगे कि हमारे कंट्री में तो की बात की जाती है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे भी ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को बनाया गया है। ये नेशन वाइड है, पूरे वर्ल्ड को, ये जितने भी लोग हैं उनके ह्यूमन राइट को ये प्रोटेक्ट करती है।
1966 से यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है उन्होंने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कोवेनेंट को यहाँ पे अडॉप्ट करी है। और क्या है, एक क्या है, फर्स्ट है यहाँ पे जो कि सिविल और जो पॉलिटिकल राइट है ह्यूमन बींग की उससे डील करती है। सेकंड क्या है कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक सोशल और जो कल्चर राइट है उसको यहाँ पे डील करती है। तो यहाँ पे सिविल और पॉलिटिकल राइट अगर बोले तो यहाँ पे जो सिविल है पॉलिटिशियन वाली चीज़ों से जो आपका राइट है वो सारी चीज़ें एक में देखी जाती है। इकोनॉमिक यानी कि आपके पैसे है कितने हैं नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है। सोशल यानी कि आप जो है किस सोसाइटी में रहते हो, क्या काम करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। साथ ही साथ यहाँ पे कल्चर, आपकी जो कल्चर है, मान लीजिए किसी की ट्रेडिशंस जो मेथड होती है, कल्चर होती है, वो भी कभी ना कहीं ऐसा होता है कि मॉडर्नाइजेशन के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण वो भी विलुप्त होते जाती है। हम लोग अपने कल्चर को छोड़ के हम लोग वेस्टर्नाइजेशन चीज़ों को जो है अपनाने में ज़्यादा बिलीव रख रहे हैं। तो इससे क्या है कि हमारी जो कल्चर है वो तो कहीं ना कहीं ताक पे लग गई, हमारी कल्चर वायलेट हो रही है, कल्चरल राइट्स जो है वो वायलेट हो रही है। तो इसको भी हमारी यूनिवर्सल लेवल पे देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर सिविल और पॉलिटिकल राइट की बात करें तो इसके लिए भी एक इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट बनाया गया था। इसमें है कि जो लोगों की इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी, सबको समान का अधिकार देना चाहिए। कोई अपने लोगों की एक पर्सनल लिबर्टी होती है, यानी कि हर एक लोगों की अपनी पर्सनल छूट होती है कि आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो, जो सोचना चाहते हो सोचो, करो, जैसे रहना चाहते हो वो रहो। साथ ही कोई भी तरीके का अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है या डिटेन कर लिया जाता है किसी भी केसेस में, तो इसमें भी आपको कई तरीके की फ्रीडम दी जाती है, यानी कि आप पूछ सकते हो कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। काफ़ी चीज़ें यहाँ भी है। पर्सन जो आपकी सर्विसेज है उसमें भी आपको फ्रीडम दी जाएगी। एक्सप्रेशन और कॉन्साइज यानी फिर राइट टू पार्टिसिपेट, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये भी आपका जो है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है। वहीं अगर हम लोग इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर राइट 1966 की बात करें तो ये डील करती है कि आपको काम करने का अधिकार है, साथ ही आपको राइट वेजेस लेने का अधिकार है। जैसे हम लोग मिनिमम वेजेस के ऊपर कोड ऑन मिनिमम वेजेस पढ़े थे ना एक्ट, उसके अंदर क्या था कि जो लोग यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, उनको मिनिमम वेजेस डिफाइंड होनी चाहिए। तो आपको काम करने का अधिकार है, आपको एक सही फेयर वेजेस लेने का अधिकार है। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उस तरीके का आपको यहाँ पे जो है इनकम मिलना चाहिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग करने का अधिकार है, नहीं भैया आप 10 में दे रहे हो तो मुझे 8 में चाहिए, तो ये बार्गेनिंग करने का अधिकार है। राइट टू कैरी ऑन ट्रेड, व्यापार, प्रोफेशन, और फिर साथ ही साथ आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने कल्चर को कंजर्व करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें करने का अधिकार है। तो ध्यान रखिएगा, इतने अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्या पता आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। यूपीएससी का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है बहुत अच्छा कि यहाँ पे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट जो 1966 की है ये किस किस तरीके के ह्यूमन राइट्स को डील करती है। ओके, तो दोनों आप लोग का जो है यहाँ पे अलग अलग होना चाहिए। सोशल यहाँ पे आप देख लो ना, इकॉनमी है, इकॉनमी किस चीज़ से हम लोग मापते हैं, यहाँ पे पैसे से मापते हैं। आप काम करोगे तभी तो आपको पैसा मिलेगा, और जिस तरीके से काम करोगे उस तरीके का पैसा मिलेगा, है कि नहीं। व्यापार करोगे तभी तो आपका पैसा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक में आती हैं। साथ ही यहाँ पे सिविल और पॉलिटिकल क्या है कि आपको यहाँ पे जो है इक्वालिटी का हो, किसी को मतभेद ना हो, पर्सनल लिबर्टी हो, छूट हो कि आप लोग कुछ भी काम कर सकते हो। फ्रीडम है कि अगर आपको अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, तो आप उसमें भी क्वेश्चन आंसर कर सको, जान सको। ये सारी चीज़ों का आपको यहाँ पे फ्रीडम दिया गया है। उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको पार्ट 3 में रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सारे लोगों को सेफगार्ड प्रोवाइड करती है, इंडिविजुअल भी और कलेक्टिव भी, यानी कि अकेले अकेले भी यहाँ पे आपका सेफगार्ड दिया जाता है और कलेक्टिव लेवल पे भी यहाँ पे आपका सेफगार्ड दिया जाता है। साथ ही कुछ फैक्ट्स हैं कि पार्ट 3 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है डील करती है फंडामेंटल राइट से, और ये आर्टिकल कब से कब तक है, तो 12 से 35 तक की आर्टिकल है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ह्यूमन राइट्स में। अब हम लोग देखेंगे कुछ केसेस जो कि ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, तो कुछ केसेस जो कि काफ़ी फेमस है और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात है केशवानंदन भारती केस, ठीक है, 1973 की। तो इस केस में क्या निकल कर आया था कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर रखा गया है जिसको कि छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसको अमेंड नहीं कर सकते। फिर आइए मिनर्वा मिल्स केस, फिर आइए आई आर कोलो, ये केस है। तो 3 केस है जो कि आपका डायरेक्टली रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से, और इसमें यही रखा गया है कि अमेंडमेंट करके जो है ना हम लोग फंडामेंटल राइट को जो है उसको छूट नहीं दे सकते। पर्टिकुलरली यहाँ पे कुछ राइट्स है, पाथ्स है जो कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को भी फॉर्म करता है। बेसिक स्ट्रक्चर में भी आपका कुछ यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं जिसमें कि हम लोग कभी भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और ये डिफाइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। फंडामेंटल राइट में यहाँ पे आपका और डिटेल दिया गया है कि क्या क्या अधिकार है। तो राइट टू इक्वालिटी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 आती है। ये आपकी उसमें क्या है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ आपकी आ गई आर्टिकल 14। फिर है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, और इक्वालिटी ये आपका आ गया आर्टिकल 15 में। फिर है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये आ गई आपकी आर्टिकल 16, ठीक है। तो
तो इस तरीके से आर्टिकल यहाँ पे है। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली फॉर्म करना, एसोसिएशन बनाना, यूनियन बनाना, मूवमेंट करना, कहीं भी अपने कंट्री में आप लोग जा सकते हो, कहीं भी जाके रह सकते हो, कोई भी प्रोफेशन आप स्टार्ट कर सकते हो, साथ ही ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारी राइट है जो कि आपको आर्टिकल 19 में दी गई है। राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन है, यानी कि अगर आपका कोई एक्सप्लॉइट करता है तो उसके अगेंस्ट भी यहाँ पे राइट है। और सारी चीज़ों को यहाँ पे रोका गया है, जैसे कि अगर आपसे कोई भी बंधुआ मजदूरी करा रही है, बच्चों से काम कराया जा रहा है, या फिर ट्रैफिकिंग हो रही है ह्यूमन बींग की, यानी कि तस्करी वगैरह हो रही है, चोरी करके लोगों को यहाँ पे किडनैप करके उनसे गलत काम कराया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ों को भी रोका जाता है। और ये आपके जो आर्टिकल है ये 23 और 24 में डिफाइंड है। वहीं अगर हम लोग देखें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन है, यहाँ पे आपका आ गया रिलीजियस से रिलेटेड। तो रिलीजियस भी आपको पूरी तरीके से कि आप अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हो, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये आपके लिए पूरी डिपेंडेंट है, और ये है 5 से 28 आर्टिकल के अंदर। उसके बाद है राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स टू कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, और राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ जो हमारे कंट्री में है उनको भी यहाँ पे हक दिया गया है, और ये हक उनको जो है 29 से दिया गया है और आर्टिकल 30 में दिया गया है। तो 29 और आर्टिकल 30 जो है ये एक्सक्लूसिवली फॉर द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए है। उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। अब भाई इतना ज़्यादा राइट्स हम लोग को दे दिया गया, तो राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे लिए आर्टिकल 32 है, जिसमें ये कहा गया है कि ऊपर दिए गए जितने भी फंडामेंटल राइट्स अगर इसका हनन होता है, वॉयलेशन होता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जो है हमारे पास ये आर्टिकल 32 है। वहीं अगर हम लोग हाई कोर्ट जाना चाहें अपने स्टेट में तो ये है आर्टिकल 226। ठीक है, ये सब कुछ आर्टिकल है जो आपको रट जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने रटा नहीं है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत सारे डिसीजंस अपनी ली है, जिसमें कि राइट टू लाइफ, एक राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21। इसकी जो मीनिंग है ना, इसको और ज़्यादा बढ़ाया गया, क्योंकि राइट टू लाइफ जो आपकी मीनिंग है ये बहुत ही ज़्यादा कंसाइज वे में, लेकिन अब इसकी जो मीनिंग है उसको और ज़्यादा बढ़ाया गया है। अब इसमें आप लोग देख सकते हो कि राइट टू प्राइवेसी को भी इंक्लूड किया गया है। तो बहुत ही बड़ी अब यहाँ पर ये बात आ चुकी है। तो यही सारी बात है। अब कॉमन ह्यूमन राइट्स आप देखना चाहो तो यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ह्यूमन राइट्स में हमारा क्या क्या है कि हम लोग को जो है ना राइट टू गुड हेल्थ होनी चाहिए, हम लोग को खाने का अधिकार हो, हम लोग को पानी का अधिकार हो, अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग को लेना है, साथ ही हमारे पास एक डिसेंट इन्वायरमेंट हो, रिजनेबल एकोमोडेशन हो, अच्छा खासा रहने का घर हो, हमारे पास जो है एक राइट हो कि हम अपनी जो दिनचर्या है वो अपने हिसाब से चलाएं, ना कि कोई इलीगल मीन्स के हिसाब से। बॉन्डेड लेबर के लिए राइट हो और रिहैबिलेट करे, अगर इस तरीके का बंधुआ मजदूर किया जा रहा है तो उससे हम लोग को बचाए, रिहैबिलेट किए करे। राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वाटर है, ये सारी बेसिक राइट है जो आपको यहाँ पे ह्यूमैनिटी के बेसिस पे दिया गया है। अब चलिए हम लोग तो यहाँ पे जो है आज़ाद परिंदे हैं, लेकिन कुछ प्रिजनर्स भी हैं जो कि जेल में रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जेल में चले गए तो उनका राइट ख़त्म हो गया, बिल्कुल नहीं, उनको भी एक अलग टाइप का राइट दिया जाता है। अब क्या क्या वो राइट है, तो यहाँ पे जो जेलर होते हैं ना उनको यहाँ पे राइट दिया गया है कि उनकी सारी बेसिक नेसेसिटीज़, क्योंकि अभी भी वो हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं, क्या हुआ उन्होंने कुछ गलती कर दी, उनको जेल में डाल दिया गया, तो ऐसा थोड़ी कि उनके सारे राइट्स को इंक्रोच कर दिया जाएगा, नेवर। उनको यहाँ पे दिया गया है कि राइट टू बेयर नेसेसिटीज़, यानी कि लाइफ जीने के लिए जो जो यहाँ पे नेसेसिटीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि उनको भी ऐसा खाना मिलना चाहिए जिससे कि न्यूट्रिशन पूरी तरीके से उनको मिल सके, कपड़े सारी चीज़ें मिल सके, रहने के लिए एक अच्छा जगह मिले। जगह क्या है, मतलब कि अब जेल में भी वो उनको अच्छे से फैसिलिटी मिले। जैसे कि आज की डेट में हम लोग सुन रहे हैं कि हमारे जेल जो है ना वो ओवर क्राउडेड हो रहे हैं, इतने ज़्यादा वहाँ पर लोग हैं कि एक रूम में जहाँ 4 लोगों की रहने की फैसिलिटी है वहाँ पर 14-14, 15-15 लोगों को रखा जा रहा है, तो अच्छे से उनको रखा भी नहीं जा रहा है। साथ ही उनको पढ़ने लिखने, इंटरव्यू, अगर किसी भी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इंटरव्यू वगैरह है तो ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी देना है, फ्रेंड से वो बात कर सकते हैं। साथ ही प्रिजन रेगुलेशंस को भी वो यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी कि उनके रेपुटेशन का ध्यान रखना है। विमेन अगर कोई राइट है तो विमेन अगर कोई है वहाँ पे तो उनको डिसेंसी के साथ उनको ट्रीट करना है, प्रॉपर उनकी डिग्निटी को, यानी कि उनके सम्मान का जो है अधिकार करना है, अधिकार करना नहीं, सम्मान का जो है उनका अधिकार होना चाहिए। साथ ही स्पीडी ट्रायल हो, यानी कि जो भी अगर आप लोग किसी भी केस में अगर फंस गए हो, अगर गए हो जेल में रह रहे हो, तो एक जल्दी से जल्दी ट्रायल हो जिसमें कि ये पता चले कि आप उस केस में गिल्टी पाए जा रहे हो या नहीं पाए जा रहे हो। साथ ही हैंड कफिंग के अगेंस्ट में राइट हो, जैसे आपका हाथ बांध दिया जाता है उससे, तो उसके अगेंस्ट में हो। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस, अगर आपका जो है जेल में हो, अगर आपको गलत तरीके से मारा पीटा जा रहा है, कस्टोडियल डेथ के ऊपर भी अभी हम लोग बहुत अच्छे आर्टिकल भी देखे थे, तो कस्टोडियल डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके अगेंस्ट में भी आपको राइट है। आपके साथ इस तरीके से पुलिस वाले व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा किया जा रहा है, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है कि लोग जो है वहीं पे
दम तोड़ देते हैं। तो ये भी चीज़ें देखा जा रहा है। राइट टू प्राइवेसी, आप जेल में हो लेकिन आपकी प्राइवेसी का अभी भी कहीं से हनन नहीं हो रहा है। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, ऐसा नहीं है कि आपको कुपोषण बना दिया जाए, खाना अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये भी आपका यहाँ पे अधिकार है, ठीक है। तो इतने अधिकार है जो कि जेल में अगर हो फिर भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। अब हम लोग कुछ केसेस देखेंगे ना, जिससे कि हमारे यहाँ अभी क्या क्या बदलाव हुआ। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि एक बहुत ही फेमस केस है रंजीत सिंह ब्रह्मजीत सिंह शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ओपिनियन था इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो कि जेंडर इनजस्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल में किसी भी तरीके का आपका जो है ना भेदभाव हो। साथ ही पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रही है, यानी कि हमारी जो इन्वायरमेंट आज के डेट में बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो गई थी, ऐसा बद से बदतर हो गई थी कि आज के डेट में हम लोग लॉकडाउन हो गए और हमारी इन्वायरमेंट सांस ले रही है लेकिन हम लोग घर में बैठ के सांस ले रहे हैं। सेम थिंग यही हो रहा था कि हम लोग इतना ज़्यादा फ्रीडम को अपना गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे कि हमारी इन्वायरमेंट सांस नहीं ले पा रही थी। हर जगह पॉल्यूशन था, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, प्लास्टिक पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, सिर्फ पॉल्यूशन से ही घिर गए थे। लेकिन आज के डेट में देखिए कितना ज़्यादा स्वच्छ हो चुका है सारा चीज़। साथ ही माल न्यूट्रिशन है, बच्चे जो है हमारे कंट्री के वो भूखे हैं, उनको सही तरीके से 3 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, और 3 वक्त छोड़िए 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। तो माल न्यूट्रिशन है, कुपोषित है। सोशल ऑब्स्ट्रेसिस में देखने को मिलता है, दलित के साथ बहुत तरीके की गलत व्यवहार होती है, उनके साथ आज भी अनटचेबिलिटी वाला बिहेवियर होता है। साथ ही उनको जो है एक्सक्लूड करके रखा जाता है, चाहे स्केड्यूल ट्राइब हो, स्केड्यूल कास्ट हो, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये वेरियस फॉर्म है जिसमें कि हमारे ह्यूमन राइट्स का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, वायलेशन हो रही है। तो प्रिजम्पशंस जो है इनोसेंस इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन राइट। तो इसमें यही कहा गया था कि ह्यूमन राइट की जो डिग्निटी है, ह्यूमन राइट जो यहाँ पे सारी बेसिक चीज़ें हैं, उसको यहाँ पे किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना है। अब रिसेंट टाइम्स में देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या क्या चेंजेस हुई है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स को लेकर। तो अभी आप लोग देखोगे कि LGBTI इनको यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा इनके राइट्स की प्रोटेक्शन दी गई है। अब यहाँ पे एक लैंडमार्क जजमेंट इससे निकल कर आया था। ये क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग नालसा भी कहते हैं। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया था कि जितने भी ट्रांसजेंडर होते हैं अब उनको हम लोग किस कैटेगरी में रखें, तो थर्ड जेंडर के कैटेगरी में रखें। अब आप लोग कोई भी फॉर्म फिल करते हो और उसमें आप लोग जेंडर में आते हो, तो जेंडर में आपका मेल, फीमेल और यहाँ पे थर्ड जेंडर होता है। तो अब यहाँ पे जो है ट्रांसजेंडर को भी ये पूरी तरीके से अधिकार है कि वो अब हमारे जैसे जो है वो एजुकेशन ले सकेंगे, वो एम्प्लॉयमेंट ले सकेंगे। तो उनको थर्ड जेंडर का एक कैटेगरी यहाँ पे दे दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो भी ह्यूमन बींग ही है, वो कुदरत के बनाए हुए हैं, वो हमारे जैसे लोग हमारे द्वारा तो बनाए नहीं गए, जो कि हम लोग इस तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। उनको भी पूरा अधिकार है कि वो एजुकेशन ले, वो हमारे साथ सोसाइटी में रहे, खड़े हो, बैठे, हर जगह रेस्टोरेंट में जाए, होटल में जाए, सिनेमा हॉल में जाए, जहाँ पे भी मन है वो हॉस्पिटल में जाए। तो ये सारी चीज़ भी उनको जो है अवेलेबल करानी चाहिए, और ये उनको जो हक दिया गया है ये नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा उनको दिया गया है, ठीक है। तो ये बात इनके बारे में रही, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझिए कि किनको किनको इस तरीके का राइट दिया गया है। LGBTI, L मीन्स लेस्बियन, अगर एक लड़की दूसरी लड़की को पसंद करती है और अपने होल लाइफ अगर एक लड़की दूसरे लड़के के साथ रहना चाहती है, तो अब इसमें कोई भी ये आपका दोहराई नहीं है। यानी कि यहाँ पे अच्छा ये वाली बात यहाँ पे नहीं है, ये आपको आगे देखने को मिलेगा, मैं उसको भी रिकॉल करी थी। यहाँ पे इनको भी, यानी कि एक लड़की अगर दूसरे लड़के के साथ रहती है तो उनको भी यहाँ पे फ्रीडम दिया गया है। ये है आपका G फॉर गे, यानी कि एक लड़के अगर दूसरे लड़के के साथ रह रहे हैं तो उनको भी फ्रीडम दी गई है। B है मीन्स बाइसेक्सुअल है, यानी कि एक लड़के जो है लड़की के साथ रहे या लड़की के साथ रहे, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। T है यानी कि ट्रांसजेंडर है, और I मीन्स आपका हो जाता है इंटरसेक्स, ठीक है। तो ये सारे लोगों को यहाँ पे आप फ्रीडम दी गई है कि वो भी, उनको एक थर्ड जेंडर जैसा जो है उनको हक दिया गया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं अभी बात करी थी, ये है सेक्शन 377। यहाँ पे जो केस है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जिन्होंने कि हिस्टोरिकल डिसीजन दी है, और जो सेक्शन हमारी 377 जो इंडियन पिनल कोड की है, यहाँ पे अब इसको हटा दिया गया है। और यहाँ पे ये कहा कि जो होमोसेक्सुअलिटी है, यानी कि एक लड़की लड़की अगर साथ रहे या फिर लड़के लड़के अगर साथ रहे, तो यानी कि यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गर्ल गर्ल भी साथ रह सकते हैं, बॉय बॉय भी अब साथ रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं, इवन पूरे होल लाइफ एक साथ बिता सकते हैं, कोई भी तरीके का अब इनके ऊपर आरोप नहीं लगेगा। तो ये बातें कही गई थी इस तरीके के आपके केस के द्वारा, ठीक है। तो ये काफ़ी कंसर्न निकल कर आ रहा है, क्योंकि एक ह्यूमन राइट्स ही है। मैं कहीं ना, सबसे पहले जो आपकी आती है ह्यूमन राइट्स आती है,
फंडामेंटल राइट्स, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, दीज आर सेकेंडरी राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स में क्या है कि एक लोगों को अधिकार दीजिए कि उनका अधिकार है कि वो किसी भी तरीके से रह सकते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। तो बस इस तरीके का अधिकार देने के कारण जो है हमारे कंट्री में इस तरीके की चेंजेस लाई गई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब यहाँ पे इसके साथ साथ जो है ना नेशन ह्यूमन राइट कमीशंस भी बनाया गया, जो कि ऑल ओवर नेशंस में देखते हैं, यानी कि अगर हमारी ह्यूमन राइट किसी भी तरीके का हनन होता है तो उसको ये डील करती है। स्टेट में भी आपका एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया है। ह्यूमन राइट कोर्ट्स है वो भी किस तरीके से, तो ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी मैटर अगर ये यहाँ पे आपका किसी भी इंसिडेंट से अगर कनेक्टेड है जो कि 44th ईयर ऑफ इंडियन रिपब्लिक के है, तो ये यहाँ पे देखा जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो ये कब अस्तित्व में आया, 1993 में बनाई गई। साथ ही ये किस किस द्वारा, तो पेरिस प्रिंसिपल जी थी ना, उसी के द्वारा, ये इसी के प्रिंसिपल के सिद्धांत पे हमारे कंट्री में भी इसको बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की कुछ फंक्शंस भी बताई जा रही है, तो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला कि इंक्वायरी करना है, यानी कि अगर कोई भी तरीके का केस निकल कर आ रही है तो इसके लिए इंक्वायरी करना होगा, देखना होगा कि किस तरीके से कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है, ह्यूमन राइट का वॉयलेशन तो नहीं हो रहा है, इसलिए इंक्वायरी करनी है। साथ ही अगर इस तरीके का वॉयलेशन हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करना है, वो भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। उसके बाद कोई भी यहाँ पे प्रोसीडिंग जो कि यहाँ पे आपका इन्वॉल्व है, कोई भी एलिगेशंस अगर लग रहा है ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट करने के लिए, तो उसमें भी इंटरवीन करनी है, अगर वो यहाँ पे किसी भी कोर्ट के पास जो है ये अगर पेंडिंग में है तो। साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर देखते हुए इनको अगर कंसीडर करके चले तो कोई भी जेल और कोई भी अदर इंस्टीट्यूशंस जो कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल में है ना, तो अगर वहाँ पे पर्सन अगर उनको डिटेन कर दिया गया है या फिर लॉज कर दिया गया है किसी भी ट्रीटमेंट के पर्पज़ से, रिफॉर्म करने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए, लिविंग कंडीशंस को उनकी जो है स्टडी करने के लिए, तो ये सारी चीज़ भी यहाँ पे आपका रिकमेंड किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग देख सकते हो। साथ ही सेफगार्ड को रिव्यू करने के लिए, साथ ही यहाँ पे कुछ फैक्टर्स को रिव्यू करने के लिए, जिसमें कि अगर मान लीजिए कोई भी इंसान के साथ ह्यूमन राइट्स का कह के वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे टेररिज्म फैला रहे हैं, तो इस तरीके का भी केस किया जाता है। टेररिज्म कैसे फैलाते हैं, हमारे जैसे लोग ही तो फैलाते हैं, हम जैसे आपके जैसे लोग तो फैलाते हैं, एक आम इंसान होते हैं, उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है और वो इस तरीके से टेररिज्म फैलाते हैं। तो ये भी देखना है ना कि ह्यूमन राइट्स जो यहाँ पे हम लोग इसका वायलेशन से अगर रोक रहे हैं ये कमीशन, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पे टेररिज्म कभी फैला रहे हो, तो इसको भी देखना है। कुछ ट्रीटीज़ को स्टडी किया जाएगा, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट को भी जो भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर है, और उनके ऊपर जो है कुछ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस के लिए भी यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया जाएगा। कुछ चीज़ों को यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की जो फील्ड है उसमें आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करनी है। ह्यूमन राइट जो लिटरेसी है, यानी कि लोगों को समझाना है कि बेसिकली उनका ह्यूमन राइट्स है क्या। लोग यहाँ पे खिचड़ी पका देते हैं, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को नहीं समझ पाते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ह्यूमन राइट्स है क्या, और ये अवेयरनेस ही प्रमोट करता है। अगर आप समझ रहे हो कि आप अगर इंडिया में रह रहे हो तो इंडियन सिटीजन्स छोड़ दो, इंडिया में रह रहे हो ना, इस धरती में रह रहे हो, आप ह्यूमन बींग हो, तो आपके लिए कुछ राइट्स होना चाहिए। ये चीज़ें जो है ना एक अवेयरनेस प्रमोट करती है। साथ ही यहाँ पे इंकरेज करती है कुछ एफर्ट्स भी जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस तरीके की कुछ फंक्शंस भी जिसको भी कंसीडर किया जाएगा, जिसके थ्रू हम लोग ह्यूमन राइट्स के प्रमोशन को और ज़्यादा नेसेसरी यहाँ पे देख सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। वन ऑफ द मेन फंक्शंस यहाँ पे एनएचआरसी का बताया जा रहा है कि इंक्वायरी करना, अगर कोई भी तरीके का कंप्लेन आता है ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन को लेकर, तो ये इंक्वायरी करती है। 1993 से आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर दिया गया। तो इस कमीशन ने रजिस्टर करी है यहाँ पे 18,95,153 केसेस ह्यूमन राइट वायलेशन का, जिसमें से अभी तक जो है ना 18,74,000 केसेस को जो है ना डिस्पोज कर दिया गया। यानी कि बहुत ही अच्छा देख के लग रहा है कि चलिए बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और ये जो कमीशन है ये रिकमेंड करती है कंपेंसेशन भी, यानी कि कुछ कंपेंसेशन भी कुछ केसेस में दिया जाता है, यानी कि लोगों को अगर किसी भी तरीके का नुकसान हुआ है तो उनका भरपाई भी किया जाता है। मेनली आप एनएचआरसी के द्वारा देखोगे तो ये मेनली फोकस करते हैं ह्यूमन राइट्स, जो कि यहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके राइट्स को, विमेन है, चिल्ड्रन है, ट्रांसजेंडर है, या फिर बॉन्डेड लेबर को हटाना है, मेंटल हेल्थ है, या फिर सिलिकोसिस है। तो ये सारी चीज़ों को जो है ये यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। तो मेनली इनका मेन फोकस इन सारे लोगों को होता है। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एनएचआरसी में जो भी आपका अगर ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो रही है तो आप इस कमीशन में भी रिपोर्ट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल भी खुल चुकी है, जिसको हम लोग यहाँ पे HRC नेट पोर्टल भी कह रहे हैं। तो ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है इस पोर्टल के द्वारा। तो इस पोर्टल में जो है ना आपका यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी इसको देखती है, और इस पोर्टल में आपका जितनी भी केसेस है ना, तो उसमें सबसे मेन फ़ायदा यही है कि ऑनलाइन जब भी आप एक केस को रजिस्टर किए हो, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने नाम से, एज या फिर सारे डिटेल्स को लेकर यहाँ पे अगर मैं
रजिस्टर करी हूँ, एक बार रजिस्टर की हूँ। मेरे इस केसेस को जो है ना 1 महीने तक किसी ने भी रिप्लाई नहीं करी। तो मैं क्या की कि फिर से यहाँ पे केसेस को रजिस्टर की हूँ। तो इसमें क्या होगा ना इस पोर्टल में कि मेरी डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक ही इंसान जो है ना 2-3 बार जो है कंप्लेन लॉन्च करा देते हैं, तो इससे जो है नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ जाती है। लेकिन ऑनलाइन करने का यही फ़ायदा है कि ऑलरेडी अगर मेरी ये डेटाबेस में सेव है, तो वो डेटा दोबारा से जो है आपका यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं सेव होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जिससे कि लोग जो है ना 2-4 बार अपनी प्रॉब्लम को जो कंप्लेन है वो लॉन्च कराते हैं, तो उससे भी ये बच पाएँगे। तो ये ऑनलाइन पोर्टल है जो कि आपको ध्यान रखना है। साथ ही एनएचआरसी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो लोग प्रिजनर है उनकी वो यहाँ पे देखभाल नहीं करते। इनकी कंडीशन को भी यहाँ पे देखते हैं, इनके राइट्स को भी देखते हैं। साथ ही यहाँ पे ओल्ड एज होम जो है जहाँ पे लोग यहाँ पे आपके जो ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे इनको छोड़ के चले जाते हैं। जब बच्चों को माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं तो वो होते हैं अनाथालय, ऑर्फन एज में रहते बच्चे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑर्फन एज में सिर्फ बच्चे ही रहते हैं। एक ऐसा एज भी आपका आता है जब यहाँ पे बूढ़े लोग होते हैं, यानी कि मम्मी पापा जब बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज में आ जाते हैं, जब वो अपना काम खुद से नहीं कर पाते हैं, तो उनको जो है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ओल्ड एज होम में रख दिए जाते हैं, ठीक है। या फिर जिनके बच्चे नहीं होते तो वैसे माता पिता को भी ओल्ड एज होम में रखा जाता है। तो इनके भी ह्यूमन राइट्स का जो है बेसिक ख्याल रखती है एनएचआरसी, ठीक है। तो ये पूरी आपकी आर्टिकल है, काफ़ी कुछ आपको पता भी चला होगा। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो एनएचआरसी की बात करते हैं कि वो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है उसको रोकती है, ह्यूमन राइट्स का जो है टेक केयर करती है। लेकिन फिर भी आपको कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेगा। बहुत सारी जगह पे ऐसे देखने को मिला है कि जो पुलिस के द्वारा एक्शन लिया गया है उसमें फेल्योर है, अनलॉफुल डिटेंशंस है, गलत तरीके से जो है ना कानून के विरुद्ध जाके भी लोगों को यहाँ पे पकड़ा जाता है। गलत इससे इम्प्लीकेशंस भी देखने को मिला है। कस्टोडियल वायलेंस तो अभी मैं बताई कि कस्टोडियल डेथ का यहाँ पे आपका जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। गलत तरीके से यहाँ पे अरेस्ट भी कर लिया जाता है। कस्टोडियल डेथ अगेन यहाँ पे हो गया। कस्टोडियल वायलेंस मीन्स आपका जो है टॉर्चर वगैरह किया जाता है, गलत तरीके से आपसे सच्चाई निकाली जाती है, उगलवाई जाती है। इनकाउंटर डेथ भी होता है। लोगों को यहाँ पे जो प्रिजनर है उनको हरास भी किया जाता है जेल कंडीशन को देखकर, क्योंकि ओवर क्राउडिंग हो रही है। एक रूम में जहाँ 4 लोग रह रहे हैं, अगर वहाँ पे 15 लोग भी रह रहे हैं तो कितना ज़्यादा सफोकेशन होता होगा। लोगों को चलने की जगह नहीं है, खाने का अच्छा एक प्रोविज़न नहीं है, बहुत ही लो क्वालिटी का खाना दिया जाता है, उनके साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। तो ये सारी चीज़ से भी वो हरास हो रहे हैं। स्केड्यूल कास्ट स्केड्यूल ट्राइब की बात करें तो उनको ही एट्रोसिटीज़ अगर इस कंडीशन में देखें तो बहुत ज़्यादा है। उनके साथ जो है बहुत ही ज़्यादा मतभेद हो रहा है। बॉन्डेड लेबर हो गई, चाइल्ड लेबर हो गई, तो ये भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है। कुछ गाँव वगैरह में आप देखोगे तो चाइल्ड मैरिज तो हो ही रही है। तो आज की भी डेट में ये नहीं रुकी है। चाइल्ड मैरिज क्या है कि बच्चों की जो राइट्स है उसका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। माँ बाप अपने कुछ जो भी चलिए कल्चर ही होता है एक कि बच्चियों की शादी पहले हो जाती है, तो ये सारी चीज़ों को भी रोकना चाहिए, बट यहाँ पे फेल है। कम्युनल वायलेंस बहुत देखने को मिलता है। आज के डेट में आप क्या देख रहे हो कि फेक और जो र्यूमर मैसेजेस होते हैं उनके कारण जो है ना आपकी कितने ज़्यादा डेथ हो रही है कि नहीं। तो ये मॉब लिंचिंग की केस बढ़ते जा रही है। डॉरी डेथ, जितना डिमांड किया अगर लड़के वाले ने, लड़कियां नहीं अगर पैसे दी तो डॉरी के लिए जो है आत्महत्या भी कर देते हैं। साथ ही सेक्सुअल हरासमेंट भी देखने को मिल रहा है। इससे क्या है कि इंडिग्निटी हो रही है विमेन की, विमेन का सम्मान नहीं हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है विमेन का। विमेन चाहे वर्क प्लेस में हो चाहे घर में हो, हर जगह एक्सप्लॉयट ही किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन होती है। हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन है कुछ पर्सन जिनको इस तरीके की भयंकर डिजीजेज है, HIV एड्स के द्वारा, HIV एड्स जैसी। और डिस्क्रिमिनेशन हम लोग करते हैं सेक्स वर्कर्स के अगेंस्ट में भी। तो ये नहीं समझ पाते कि वो भी इंसान है, उसकी कुछ मजबूरी है, तभी वो आज की डेट में सेक्स वर्कर जैसा काम कर रहे हैं। लेकिन बस हम लोग मतभेद जो है वो निकाल कर ले आते हैं। तो ये सारी चैलेंजेस है जिसको आज तक भी टैकल नहीं किया गया है एनएचआरसी के द्वारा। तो ये ऐसा बताया जा रहा है कि इन सारे एरिया में भी अभी भी वॉयलेट हो रही है ह्यूमन राइट्स का, लेकिन इसको भी देखना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपका एनएचआरसी के क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आ जाए कि क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, तब तो आप अच्छा पॉइंट्स लिख दोगे कि 18 लाख केसेस में से कितने 18 लाख केसेस को उन्होंने डिस्पोज कर दिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ह्यूमन बींग के जो आपकी जो राइट्स है उसको वायलेट होने से बचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। या इवन यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल आ गया, इवन यहाँ पे प्रिजनर का भी ख्याल रख रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ एरिया है जहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है जो आज तक हमारे सोसाइटी में ठीक नहीं हुई है। फाइन। तो बहुत अच्छी आर्टिकल थी, बहुत लंबी आर्टिकल थी, ऐसी ही सारी आर्टिकल्स हैं इस मैगजीन में, लेकिन बहुत ही अच्छी है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि कैसे बैलेंस करें फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ को लेकर। ये सीधा वाली बात हो गई, क्योंकि एक साइड आपकी राइट्स है, एक साइड आपकी ड्यूटीज़ है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कहा क्या जा रहा है। इस साल क्या होगा कि 70 साल हमारे पूरे हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 26 नवंबर को। तो जो आइडियाज़ और एस्पिरेशन है हमारे इंडिया की, और जो हमारे फाउंडिंग फादर्स लोग का जो विज़न था,
वो यहाँ पे हम लोग कहाँ देखते हैं, तो प्रियम्बल में देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स में देखते हैं, जो कि पार्ट 3 में है। पार्ट 4 में आपको डीपीएस भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है ना, ये तीनों जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। और साथ ही साथ इसके साथ एक और बाद में जोड़ा गया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं देखने को मिलेगा। ये ड्यूटीज़ बाद में जोड़ा गया, क्योंकि ये देखते हुए कि लोगों की यहाँ पे अगर वो इंडिया के सिटीजन्स है तो उनके लिए भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य होना चाहिए। तब जाके बाद में जो है डीपीएस की यहाँ पे आपका पार्ट 4 में है, तो इसी को पार्ट 4 के ए में ही और आर्टिकल 51 ए में ही यहाँ पे कुछ आपका फंडामेंटल राइट्स रख दिया गया। ठीक है, आइए डिटेल में देख लेते हैं। जो हम लोग कहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबी लिखी गई है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड की बहुत अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ कुछ बेसिक स्ट्रक्चर भी है, इंडियन पॉलिटी की कुछ फ्रेमवर्क भी है, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ फाउंडेशंस भी है जो कि फंडामेंटल वैल्यूज़ को यहाँ पे दर्शाती है कि नहीं। साथ ही साथ आप देखोगे कि बहुत ही क्लियर चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे बात भी करते हैं। एक जगह अगर हम लोग इंक्लूजन किए हैं फंडामेंटल राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दूसरी तरफ जो है कुछ सालों के बाद हम लोग अमेंडमेंट करके जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इंक्लूड किए हैं। तो जो हम लोग यहाँ पे अमेंडमेंट किए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, वो किए थे हम लोग 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को हुई थी। और ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, इसको अपने आप में ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि दर्जनों भर यहाँ पे आपकी अमेंडमेंट थी जिसको यहाँ पे चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और जो पुराने प्रोविजंस थे उनको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यहाँ पे चेंज किया गया। 51A के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें ये कहा गया कि ये बेसिक जो है ना, ये लोगों की यहाँ पे हक है, यहाँ पे ड्यूटीज़ है। तो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है, ये एक तरीके का मैकेनिज्म है, और इसका एम यही था ना कि जो इंडिविजुअल की फ्रीडम है और जो लोगों की सोशल इंटरेस्ट है, उसके बीच में बैलेंस बनाना है। यानी कि हमारी फ्रीडम है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी लोग से बात कर सकते हैं, कहीं भी हम लोग एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी जो है फ्रीडम है। लेकिन कुछ सोशल इंटरेस्ट भी है, यानी कि हमें जो है ना मन कर रहा है कि हम लोग पड़ोसी के यहाँ जाएं, तो हम लोग जा तो सकते हैं क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट है। लेकिन ठीक है, जाए या ना जाए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ अगर पड़ोसी आते हैं तो ठीक है, आइए, मोस्ट वेलकम। लेकिन ये हमारी ड्यूटीज़ बनती है कि वो हमारे यहाँ आए हैं तो हम लोग उनको सत्कार करें, हम लोग उनको अच्छे से ट्रीट करें, हम लोग जो है अपनी सोसाइटी में एक हारमनी मेंटेन करें। ऐसा नहीं है कि बस एक दूसरे से किसी भी तरीके का जो कलश होता है, किसी भी तरीके का जो एक होता है ना कि डिस्क्रिमिनेट करना कि नहीं यार वो छोटे कास्ट है, बड़े कास्ट है, दूसरे रिलीजन के हैं, दूसरे रेस के हैं, दूसरे कास्ट के, या फिर इवन वो मेल है फीमेल है, तो इस तरीके की चीज़ों से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। ड्यूटीज़ हमें सिखाती है कि हमें जो है लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, और राइट्स जो है ना हमें कुछ भी काम करने का एक हक देती है। तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, उसमें एक बैलेंस क्रिएट करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर यहाँ पे हम लोग एक केस देखें जो कि है श्याम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आर्टिकल 51A है वो यहाँ पे इंजॉय करती एक ड्यूटी हर एक सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा एक कर्तव्य है। सोचिए अगर ड्यूटी ही नहीं होता तो कैसा होता हमारा लाइफ। तो ड्यूटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम लोग हर एक सिटीजन्स ऑफ इंडिया को यहाँ पे करना है। और ये ड्यूटी है, इट मीन्स कि जितने भी आइडल्स और इंस्टीट्यूशन है हमारे कंट्रीज़ में, उसको हम लोग को रिस्पेक्ट करना है, उसको हम लोग को ऑनर करना है। जैसे कि हमारे यहाँ की नेशनल फ्लैग है, मानिए कि यहाँ पे लिखा गया है नेशनल, यहाँ पे हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में रखा गया है कि हम लोग को नेशनल फ्लैग को हमेशा रिस्पेक्ट करना है। इवन हमारी जो नेशनल एंथम है जनगण मन, इसको भी हम लोग को रिस्पेक्ट करना है। तो इस तरीके की ड्यूटीज़ नहीं होती तो इवन हम लोग अपने जो फ्लैग है ना, इवन इंडियन जो नेशनल फ्लैग कोड है, तो उसके तहत भी बहुत सारी रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन फिर भी चलिए वो तो कानून है। यहाँ पे हमारी जो है इनबिल्ट ड्यूटी है जो हमारा संविधान कहता है। तो संविधान में इस तरीके की ड्यूटी नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं, नेशनल फ्लैग को फाड़ते या फिर झुकाते या फिर कहीं भी इसको जो है एक होता है ना फहरा सकते। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे यहाँ नहीं है। कानून नहीं कहता है कि आप लोग जो है बिल्डिंग के अंदर फहरा सको, हमेशा ओपन स्काई में फहराना है, या फिर उसके कागज़ को टीयर कर सको, कपड़े का हम लोग जो है फाड़ के उसको कहीं भी गंदी जगह पर इस्तेमाल कर ले, ये उससे पोछा लगा ले, इस तरीके का चीज़। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ से सीखे कि ये नहीं करनी है? फंडामेंटल ड्यूटी से सीखे। कितने आप में से ऐसे लोग हैं जो कि नेशनल फ्लैग कोड जानते हो? कोड के अंदर बहुत अच्छे से रूल्स रेगुलेशन दिया गया है फ्लैग का इस्तेमाल करना, कि हाउ टू यूज़ आवर इंडियन फ्लैग। तो वो सारे लोग नहीं पढ़ते क्या है, इंडियन हमारी ड्यूटीज़ पढ़ते। यार ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोग अपने इंडिया की जो हमारे जो झंडे हैं ना, उसका हम लोग सम्मान बरकरार रखें। इसी से हमारी सम्मान ये दर्शाती है कि अगर हम इनका ऑनर कर रहे हैं तो हमारी खुद की ऑनर बनेगी है कि नहीं। तो
ये चीज़ है। हमारा जो नेशनल एंथम है इसके लिए भी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है कि हम लोग कहाँ गा सकते हैं, कहाँ इसको प्रे कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ है। लेट के आप जनगण मन नहीं गा सकते हो, बैठे नहीं गा सकते हो, इससे डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। तो इससे क्या है ना कि ये हमारी ड्यूटीज़ है कि कहीं भी अगर ये प्ले हो रहा है तो हम लोग को खड़े हो जाना है, साथ ही इसका सम्मान करना है। खड़े होना इज़ जस्ट अ मीन कि हम लोग इसको जो है एक ऑनर दे रहे हैं। जैसे कहा गया था ना कि सिनेमा हॉल में मूवी स्टार्ट होने से पहले, मूवी स्टार्ट होने के बाद जनगण मन होगा, तो उस समय कोई भी इंसान मूव नहीं करेंगे, कोई भी इंसान बैठेंगे नहीं, सब कोई खड़े होकर जो है उसको प्रे करेंगे। तो ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें नहीं होने लगी तो अलग ही एक सीन क्रिएट हो गया था, अदरवाइज वो अलग टॉपिक हो गया। लेकिन यहाँ पे बात यहाँ पे डीप डीप में जाके बताया जा रहा है ना कि ड्यूटीज़ क्या है जिसको आज के डेट में हम लोग फील नहीं किए थे। नेशनल फ्लैग है, हमारी नेशनल एंथम है, इसको हम लोग बचपन से समझते आए हैं, हम लोग को स्कूल में पढ़ाते हुए आए हैं। तो हम लोग इसको चीज़ों को इनकलकेट कर लिए कि हाँ नेशनल फ्लैग को हम लोग ऐसे नहीं इसको इस्तेमाल कर सकते, हम लोग नेशनल एंथम को कभी भी ऐसे नहीं गा सकते। तो हम लोग अपने अंदर इनकलकेट किए क्योंकि ये चीज़ें हमारे संविधान में लिखी है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये संविधान में नहीं लिखी रहती, हमारी ड्यूटीज़ हमें नहीं दिया रहता, तो क्या हम लोग ये सारी चीज़ें करते? नहीं करते। कानून कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग यहाँ पे एक्ट उठा के पढ़ते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं? बहुत कम लोग, जो कि लॉ किए रहते वही लोग पढ़ते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी था कि इस तरीके की ड्यूटीज़ लोगों को देना, और ये दिया भी गया। साथ ही साथ कुछ और भी ड्यूटीज़ था जो मैंडेटरी बनाया गया लोगों के लिए, जैसे कि आर्टिकल 51A है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटी 2002 में। और इसको एक आर्टिकल आपका जो है ना 21A में भी आपका इंक्लूड किया गया, जो कि फंडामेंटल राइट है। तो एक ऐसी चीज़ें हमारे संविधान में ऐड हुई जिसमें कि फंडामेंटल राइट में भी वो चीज़ें देखने को मिलेगी और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है। पाई है क्या ये सारी चीज़ें? ये है राइट टू एजुकेशन, यानी कि बच्चों को यहाँ पे जो है एजुकेशन, सही शिक्षा देना। ये कहाँ से निकल कर आया? ये एक ड्यूटी भी है, पेरेंट्स की ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे हर एक बच्चों का यहाँ पे राइट्स है कि वो यहाँ पे सही एजुकेशन ले।